हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझा था। फाइन स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए अलग अलग लेवल होते हैं हमारे एटम में। क्या कौन कौन से लेवल, जैसे मान लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसी तो कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल में जब आता है तो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो देखिए यहाँ पे तो हम मान रहे हैं कि हमारे जो हायर लेवल है वो 2p है और जो हमारा लोअर लेवल है वो 2s है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन हुआ 2p से 2s पे, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता है। हमें यहाँ पे अगर हम इसको एक अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो ये सिंगल लाइन हमको नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें सिंगल लाइन मिल रही है, तो ये सिंगल लाइन हमको नहीं मिलती है, ये हमको मिलती है डबल लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे गलत हो गया। फिर उसके बाद हमने जब अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो हमें डबल लाइन मिली। अब डबल लाइन मिलने का लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से हमें ये सिंगल लाइन डबल लाइन मिलने लगी। कैसे, देखिए जो P होता है उसका, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका क्या होता है, कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। जब ऑर्बिट में ऐसा घूमता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको L कहते हैं, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, उसको हम लोग S कहते हैं। और अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो J इक्वल टू L प्लस एस होता है, और S आपको पता ही है 1/2 होता है। तो यहाँ पे L प्लस माइनस एस बल्कि हम लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, P है, तो P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस माइनस 1/2, तो हमें दो वैल्यूज मिलेगी 3/2 एंड 1/2। तो इसीलिए 2p 3/2, 2p 1/2, दो लेवल बन जाते हैं, इसीलिए हमें दो लाइनें मिलती हैं। और इसको हम लोग कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। तो इंस्टेड ऑफ सिंगल लाइन वी गेट डबल लाइन। ये हमने पता किया स्पेक्ट्रोमीटर से देख के, और इसको हमने मैथमेटिकली और कॉन्सेप्ट के से भी प्रूफ किया। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कॉन्सेप्ट से हमने इसको प्रूफ भी कर दिया कि हाँ भैया ठीक है। तो ये फाइन स्ट्रक्चर की बात है। अब हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए नाम से ही क्लियर है, हाइपर फाइन यानी फाइन का भी फाइन। तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे 2p जो था वो दो लेवल में बढ़ गया। क्लियर, तो इसको हमने कहा फाइन स्ट्रक्चर, इससे हमें फाइन स्ट्रक्चर मिला। तो हम हाइपर फाइन में देखेंगे ये कि हमारा जो पी वाला भी है वो भी दो पार्ट में बढ़ गया, 2p 3/2, 2p 1/2 भी दो पार्ट में बढ़ गया, और ये भी दो पार्ट में बढ़ गया 2s 1/2 वाला। तो इससे क्या हुआ कि स्पेक्ट्रल लाइन जो होगी बहुत ज्यादा हो गई। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर फाइन स्ट्रक्चर से भी क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ पे हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हो रहा है। यहाँ पे दो लाइनें आपको मिल रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं हम कितनी लाइनें मिल रही हैं, 3 and 3, 6 लाइन्स मिल रही हैं आपको यहाँ पे उसी के करस्पॉन्डिंग। यानी आपने इसको जूम करके देखा अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से तो डबल लाइन मिली, और अच्छे से देखा स्पेक्ट्रोमीटर से तो आपको 6 लाइनें मिली। इसको हम कहते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। अब ये क्यों बनता है, इसका लॉजिक हम जानेंगे। ये हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, या फिर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप कह सकते हैं। तो ये आपको लॉजिक समझ में आया कैसे हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। तो अब देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं इसको। मैनी फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एग्जामिन्ड। देखिए जो फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट को यहाँ पे जो डबल लाइन है उसको हम एग्जामिन करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन से, तो हम देखते हैं कि वो फर्दर स्प्लिट होता है, फर्दर कई लाइंस में स्प्लिट होता है इनटू कंपोनेंट विद सेपरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर इनवर्स, जिनके बीच का जो सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर इनवर्स का है, विच इज वेरी मच स्मॉलर देन दोज ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लेट। जो कि हमारे जो इस तरीके से फाइन स्ट्रक्चर होता है उससे बहुत कम है तो, लेकिन बहुत कम है सेपरेशन। तो ये आपको पता चला। दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। इसको हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड इज कॉज्ड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब ये हाइपर, देखिए ये फाइन स्ट्रक्चर कैसे बना, आपको पता चला है कि स्पिन से और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, इन दोनों के कपलिंग से ही ये बन के आया था आपका कौन सा, फाइन स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट। हाइपर फाइन वाला कैसे बनता है, हाइपर फाइन वाला अगर हम न्यूक्लियस को भी ले लें, क्योंकि एटम में केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं स्पिन करता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं ऑर्बिट करता है, बल्कि हमें यहाँ पे न्यूक्लियस को भी देखना पड़ेगा, उसका भी कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है ना। तो अगर उसके बिहेवियर को कंसीडर करते हैं तब हमें ये स्प्लिटिंग मिलता है हाइपर फाइन। तो एटॉमिक न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक न्यूक्लियस करता क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस हमारा स्पिन करता है, वो भी स्पिन करता है एटॉमिक न्यूक्लियस भी। तो इस वजह से हमारा हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस पे ये बेस्ड है। अब
फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, हमने एक्सपेरिमेंट से ही तो पहले पता किया होगा, पहले थोड़ी ना कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एक्सपेरिमेंट से हमने कैसे, एक्सपेरिमेंट से हमें क्या लेना पड़ेगा अगर एक्सपेरिमेंट करें, तो लाइट सोर्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीमली शार्प लाइन, शार्प होना चाहिए, जैसे कि सेलुलर लैंप या फिर लेजर। लेजर में आपको पता है एकदम शार्प लाइन मिलती है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको ऐसी लाइट चाहिए, शार्प लाइट चाहिए, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हाइपर फाइन स्ट्रक्चर दो मेन कारण की वजह से होता है, आपको पता है न्यूक्लियस की वजह से होता है, लेकिन दो न्यूक्लियर इफेक्ट की वजह से होता है जो कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो दो कौन से हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहला क्या है, पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे द आइसोटोप इफेक्ट, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा। पहला है द फर्स्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोपिक स्पीसीज। देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए एक सैंपल है, मान लेते किसी भी चीज का, मान लेते हाइड्रोजन का ही है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास एक सैंपल है। अब हाइड्रोजन जो होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, लेकिन सारे के सारे हाइड्रोजन का मास नंबर 2 नहीं होता है। कुछ हाइड्रोजन का 2 होता है, कुछ हाइड्रोजन का मास नंबर 3 होता है। यानी ये सब क्या है, हाइड्रोजन के अलग अलग रूप है तो हाइड्रोजन, लेकिन अलग अलग इसके स्टेट हैं, रूप हैं आप कह सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, 111 होता है, लेकिन मास डिफरेंट होता है। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस का इफेक्ट अलग अलग है, तो न्यूक्लियस ही मेन चेंज हो रहा है। भाई मास मतलब क्या, मास मतलब न्यूक्लियस, मास मतलब हम क्या लेते हैं, न्यूक्लियस ही तो लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस पे चेंजेस आ रहा है, तो ये आपको पता चला। द फर्स्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोपिक स्पीसीज। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन मास अलग अलग होना चाहिए। तो आइसोटोपिक स्पीसीज में अगर हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करें तो हम पाते हैं कि एनर्जी लेवल ऑफ आइसोटोप्स आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू ईच अदर। अगर हम उनके एटम्स की बात करें तो क्या होता है कि उनके जो एनर्जी लेवल होते हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं एक दूसरे के कंपेरिजन। क्यों होते हैं, क्योंकि मास का चक्कर है यहाँ पे। भाई मास सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो प्रोड्यूसिंग स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन एट स्लाइटली डिफरेंट वेव नंबर। तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग वेव नंबर पे स्लाइटली डिफरेंट ट्रांजिशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है पहला कारण, इसको हम कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। तो आइसोटोप की वजह से समझे आप। तो देखिए यहाँ पे आइसोटोप वाला इफेक्ट जो होता है वो आपका कुछ ही एटम तक लागू होता है, ये फेल भी हो जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये कभी कभी क्या हो जाता है, फेल भी हो जाता है। तो एक हम और अच्छा सा इफेक्ट देखेंगे, वो है हमारा सेकेंड, जो कि हमेशा लागू होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ इफेक्ट, मतलब ये जो है ये हाइपर फाइन को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन सब में नहीं, कुछ चीजों में ये फेल हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे एटम भी होते हैं जिनका क्या होता है, आइसोटोप ही नहीं होता, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, तो उसमें हाइपर फाइन कैसे बनेगा, तो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये फेल हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए मैंने यहां लिखा। अब देखिए द सेकेंड टाइप ऑफ इफेक्ट अराइजेस बिकॉज द चार्ज न्यूक्लियस प्रोसेसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो चार्ज होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसका भी। न्यूक्लियस भी भैया क्या करता है, स्पिन करता है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा तो उसके साथ में एक डाइपोल मोमेंट होगा मैग्नेटिक, क्योंकि भाई चार्ज है और चार्ज मूव करता है तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका। तो हमने पता चल गया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। एन इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पे समझिए कि भैया यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा घूम रहा है और न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल आप कह सकते हैं, इसके वजह से और एक इसके वजह से। तो दोनों में इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, दोनों में इंटरेक्शन। एन इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the atom and spin magnetic dipole moment of the nucleus causes a hyperfine splitting of a spectral line। इनके वजह से hyperfine splitting होता है स्पेक्ट्रल लाइन का। अब देखिए एज न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आर स्मॉलर देन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो 10⁻³ स्मॉलर होते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। भाई न्यूक्लियस का है ना, छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसीलिए हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जो होता है वो स्मॉलर होता है स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग से। स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग में देखिए सेपरेशन ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसीलिए मेन रीजन यही है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला हमारा है आइसोटोप इफेक्ट, इसको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी टॉपिक है, तो उसको हमें डेरिवेशन के साथ समझना होगा। तो आइसोटोप इफेक्ट को जल्दी समझते हैं। तो देखिए मैनी एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ आइसोटोप एटम। हमें पता है कि कई सारे, जैसे कि क्लोरीन भी होता है, आपको पता होना चाहिए, 17Cl35, 17Cl37, ये भी, इसमें भी आइसोटोप है। देखिए
हाइड्रोजन का मैंने आपको बता ही दिया। तो डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट फ्रॉम अनदर इन मास, मास में अलग होते हैं। सिंस द न्यूक्लियर मास एंटर इनटू रेडबर्ग कांस्टेंट, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट बहुत जरूरी होता है, और रेडबर्ग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के मास पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। तो जब न्यूक्लियस का मास जब चेंज होगा तो क्या होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा। भाई न्यूक्लियस का मास जब चेंज होगा तो रेडबर्ग कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा, तो रेडबर्ग कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा, तो इसीलिए डिफरेंट आइसोटोप जो होंगे वो अलग अलग रेडबर्ग कांस्टेंट होगी, उनकी वैल्यू, उनके रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी क्योंकि उनका मास अलग अलग है। रेडबर्ग कांस्टेंट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। करस्पॉन्डिंग द सेम ट्रांजिशन इन डिफरेंट आइसोटोप गिव राइज टू स्लाइटली डिफरेंट वेव नंबर। तो अगर हम सेम ट्रांजिशन करें अलग अलग आइसोटोप्स में तो हमें क्या मिलेगा, अलग अलग वेव नंबर के, स्लाइटली अलग अलग वेव नंबर के ट्रांजिशन मिलेंगे। द वेरिएशन इन रेडबर्ग कांस्टेंट इज पर्टिकुलरली मार्क्ड इन हाइड्रोजन। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें मेन रूप से हाइड्रोजन में ही मिला। मैंने आपको कहा कि ये लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है, सब पे लागू नहीं होता है। एज एन एग्जाम्पल लेट अस कैलकुलेट द शिफ्ट फ्रॉम एच बीटा लाइन। एच बीटा लाइन क्या होता है, देखिए जब हमारा हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है ना, हाइड्रोजन एटम, तो किसी भी लेवल से अगर हमारा ट्रांजिशन होता है 2 में, मान लेते हैं हमारा 4 से 2 में आता है, लेवल 2 में n बराबर 2 में आता है, तो इस तरीके से जो लाइन मिलती है उसको हम कहते हैं एच बीटा लाइन, या फिर आप बामर सीरीज भी कह सकते हैं। बामर सीरीज तो आपका अगर n बराबर 2 में आ रहा है किसी भी हायर लेवल से तो हम एच बीटा लाइन कहते हैं। तो इसी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेवलेंथ होता है 48661.33 एंगस्ट्रॉम होता है। फॉर दिस ट्रांजिशन वी हैव फ्रॉम बामर फॉर्मूला। बामर फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। बामर फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस वीडियो मतलब काफी वीडियोस में पढ़ चुके हैं, सब बेसिक्स है। 1/λh इज इक्वल टू RH, मतलब हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो यहाँ पे भी H रहेगा, यहाँ पे भी H रहेगा, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। 1/λ जो होता है वेव नंबर होता है। यहाँ पे 1/2 स्क्वायर फॉर्मूले में होता है आपके, यहाँ पे n होता है, लेकिन n की जगह पे हम 4 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 4, क्योंकि हम मान रहे हैं कि 4th लेवल से आ रहा है। भाई 3 भी ले सकते हैं आप, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 नहीं ले सकते क्योंकि उसी लेवल से उसमें थोड़ी ना आएगा। और ये तो हमने हाइड्रोजन का लिया है 1H1 का, जिसको हम हाइड्रोजन ही कहते हैं। अगर हम 1H2 की बात करें तो इसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, और उसको D से प्रेजेंट करते हैं। तो 1/λd इज इक्वल टू, कंपेयर कर रहे हैं दोनों में, हाइड्रोजन में और इसके आइसोटोप में, 1/λd इज इक्वल टू RD 1/2 स्क्वायर माइनस। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो λd/λh इज इक्वल टू RH/RD हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि इनके वेवलेंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वेवलेंथ में डिफरेंस के लिए हमें λd माइनस λh करना होगा, डिवाइडेड बाई λh। और इनके रेडबर्ग कांस्टेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी हम देखना चाहते हैं। तो RH माइनस RD कर दीजिए ऊपर, और नीचे RD ऐसे लिख दीजिए। ये हम डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये किया है। अच्छा, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा लिख सकते हैं, λd माइनस λh को। और हम क्या करते हैं, λh को इधर भेज देते हैं। तो λh को इधर भेज दिया हमने और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो RD आगे आ जाएगा, RH पीछे चला जाएगा और यहाँ पे RD हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है 4867.61.33 है, आपको मैंने ये बताया था। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी होती है, तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा ड्यूटेरियम का और हाइड्रोजन का, रखिए, सॉल्व करिए, आपको इतना मिलेगा। इतना मतलब क्या है, शिफ्ट है, तो इतना शिफ्ट होता है। तो ये किसकी वजह से है, आइसोटोपिक इफेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं है, बस इसमें आपका क्या है, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस है। अब हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है, क्योंकि ये न्यूक्लियर की 2 इफेक्ट की वजह से हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता है ना, तो नेक्स्ट जो है वो किसकी वजह से है, न्यूक्लियस के स्पिन के वजह से और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन में, दोनों में इंटरेक्शन होता है, इस वजह से हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता है। और ये बहुत ही एक्यूरेट है, काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, आइसोटोप इफेक्ट और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।